अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 17 शोल्डर जॉइंट को, जिसके अंदर हम ग्रीनोह्यूमरल आर्थ्रोप्लास्टी को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीनोह्यूमरल आर्थ्रोप्लास्टी की पोस्ट ऑपरेटिवली क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उनको मिनिमाइज करने के लिए क्या पोजीशनिंग होती है कि जिसके अंदर मिनिमम चांसेस हों डिसलोकेशन के। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रीनोह्यूमरल आर्थ्रोप्लास्टी की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमने इनसे प्रिवेंट करना है और कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे, पोजीशनिंग किस तरह करवानी है। तो इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इंट्रा ऑपरेटिव का क्या मतलब है? इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस तब आ सकती हैं ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि ड्यूरिंग सर्जरी कोई भी नर्व डैमेज हो सकती है। नर्व डैमेज, कौन सी नर्व? एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है, एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व्स। ड्यूरिंग सर्जरी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, एक्सिलरी और सुप्रास्कैपुलर नर्व्स। एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही होती है डेल्टोइड मसल को और सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई कर रही होती है सुप्रास्पाइनेटस को। ठीक है, जो भी स्कैपुलर मसल्स हैं ये नर्व उनको सप्लाई कर रही होती है। इंफ्रास्पाइनेटस को तो जब ये नर्व्स डैमेज हो जाएंगी तो ये जिन मसल्स को सप्लाई कर रही हैं वो भी पैरालाइज्ड हो जाएंगे। कौन से मसल्स? डेल्टोइड, सुप्रा और इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ गई इंट्राऑपरेटिव दी नर्व डैमेज। सेकंड कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि ह्यूमरस के फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी लेंथनिंग ऑफ सबस्कैपुलरिस मसल टेंडन की इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, यानी कि एक्सेसिवली वो लैक्स हो सकते हैं। तो क्या क्या इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? नर्व डैमेज होने की वजह से जिन मसल्स को ये सप्लाई कर रही होंगी वो पैरालाइज्ड हो जाएंगी, ह्यूमरस के फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और सबस्कैपुलरिस मसल टेंडन की लेंथनिंग इंक्रीज हो जाएगी। देन आ जाती हैं पोस्ट ऑपरेटिव कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं रिलेटेड टू सॉफ्ट टिश्यूज। सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है वो आ जाती है कि रोटेटर कफ मसल्स इम्पेयर्ड हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, डिसलोकेशन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है, इंस्टेबिलिटीज के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोस्थेटिक्स जो होती है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो क्रीनोह्यूमरल आर्थ्रोप्लास्टी के बाद पेशेंट्स को प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, इसका ये तो बेनिफिट मैंने पहले भी बताया था कि वो मोशंस और रेंजेस उसकी गेन हो जाएंगी, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताने हैं कि ये प्रिकॉशंस को आपने फॉलो करना है, इन पोजीशंस के अंदर आपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। अगर वो नहीं करेगा तो कॉम्प्लिकेशंस उसकी इंक्रीज हो जाएंगी। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस? डिसलोकेशन हो सकती हैं, इंस्टेबिलिटीज हो सकती हैं, प्रोग्रेसिवली इरोजन हो सकती है ग्लिनोइड फोसा की। सबस्कैपुलरिस मसल भी फेल हो सकते हैं। ठीक है, उनका भी फेलियर हो सकता है। और ज्यादा चांसेस डिसलोकेशन के तब आते हैं जब हेमिया आर्थ्रोप्लास्टी होती है या फिर रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी।
ठीक है, तो ये आ जाती हैं पोस्ट ऑपरेटिवली कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू सॉफ्ट टिश्यूज। क्या क्या है? रोटेटर कफ मसल्स इम्पेयर हो सकते हैं, डिसलोकेशन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, इंस्टेबिलिटीज आ सकती हैं और प्रोग्रेसिवली इरोजन हो सकती है ग्लिनोइड फोसा की। ये तब होता है जब हेमी आर्थ्रोप्लास्टी होती है, यानी कि ह्यूमरल हेड को प्लेस करके प्रोस्थेटिक इम्प्लांट को प्लेस किया जाता है। तो क्या होता है कि जब वो इनएक्यूरेटली मूवमेंट्स को परफॉर्म करेगा तो ग्लिनोइड फोसा की इरोजन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सबस्कैपुलरिस मसल ड्यूरिंग सर्जरी फेलियर हो सकता है, रप्चर हो सकता है, रोटेटर कफ मसल्स डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारी आ जाती हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। देन हम डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं रिलेटेड टू इम्प्लांट्स। ठीक है, जब इम्प्लांट्स को प्लेस किया जाता है तो पोस्ट ऑपरेटिवली जो मोस्टली कॉमनली जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो आ जाती है प्री मेच्योर वियर एंड टीयर हो सकता है। ठीक है, लूजनिंग हो सकती है इन इम्प्लांट्स की। ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। अनकंस्ट्रेन्ड डिजाइन्स के अंदर लेस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एज कंपेयर टू कंस्ट्रेन्ड डिजाइन्स। ये पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बात बताई थी कि जो अनकंस्ट्रेन्ड डिजाइन्स होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के लेस चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू कंस्ट्रेन्ड डिजाइन्स। ठीक है, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी में क्या होता है? ह्यूमरल हेड को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमरल हेड को रिप्लेस करके जो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट किया जाता है उसको हम कहते हैं ह्यूमरल प्रोस्थेटिक। ठीक है, तो इसके लूजनिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं रिलेटेड टू इम्प्लांट्स वो आ रही होती हैं जिन पेशेंट्स के रोटेटर कफ मसल्स डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं वो आ रही होती हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो क्या होता है इम्प्लांट्स के बाद प्री मेच्योर वियर एंड टीयर के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, लूजनिंग के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन आती है वो इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अनकंस्ट्रेन्ड के अंदर लो रिस्क होता है एज कम्पेयर टू कंस्ट्रेन्ड डिजाइंस, और हेमी आर्थ्रोप्लास्टी के अंदर जो ह्यूमरल प्रोस्थेटिक्स होती हैं उनके भी चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं लूजनिंग के। ठीक है, अब ग्लिनो ह्यूमरल आर्थ्रोप्लास्टी के बाद क्या गाइड किया जाता है पोजीशनिंग के लिए? देन हम डिस्कस कर लेते हैं पोजीशनिंग आफ्टर ग्लिनोह्यूमरल आर्थ्रोप्लास्टी। ठीक है, पेशेंट की जो आर्म है उसको इमोबिलाइज करना है स्लिंग में। अब इमोबिलाइज करना है स्लिंग में, तो किस पोजीशनिंग में इमोबिलाइज करना है? एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्शन में होगी, शोल्डर स्लाइड एबडक्शन होगी एंड इंटरनल रोटेशन होगी। ठीक है, पेशेंट को गाइड करना है कि उसने ट्रंक पे फ्लेक्शन मिनिमल करनी है। ठीक है, 10 to 20 डिग्री। ठीक है, ताकि लेस स्ट्रेसेस आ सके ऑफ द सर्जिकल जॉइंट।
ताकि लेस स्ट्रेसेस आ सके शोल्डर जॉइंट के ऊपर जिसकी सर्जरी हुई हुई है। ठीक है, अगर पेशेंट के रोटेटर कफ मसल्स ठीक है उनका रिपेयर हुआ हुआ है, ठीक है, तो इन मसल्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। एक स्पेशल स्प्लिंट होता है, उसको हम कहते हैं एब्डक्शन स्प्लिंट। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस कर लिया ग्लिनोह्यूमरल आर्थ्रोप्लास्टी की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसके अंदर हमने इंट्राऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव रिलेटेड टू सॉफ्ट टिश्यूज एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिलेटेड टू इम्प्लांट्स और पोजीशनिंग किस तरह करवानी है आफ्टर ग्लिनोह्यूमरल आर्थ्रोप्लास्टी, इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ग्लिनोह्यूमरल आर्थ्रोप्लास्टी के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली किस तरह पेशेंट को मैनेज करना है और किस फेज के अंदर किस तरह एक्सरसाइजेस को प्रोग्रेस करना है। अगर इनके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।